अक्सर हम सब अपनी जिंदगी के शोर में वो आवाजें भूल जाते हैं जो सच में जरूरी होती है। मैं अर्जुन हूं और आज की ये कहानी शायद आपकी भी हो सकती है, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं एक ही तरह के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। आप सुन रहे हैं माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक, जहां आज हम जिंदगी के उन पन्नों को पलटेंगे जो हमें स्कूल या कॉलेज में कभी नहीं पढ़ाए गए। शाम के 7 बज रहे थे और मैं अपनी कंपनी की 25वीं मंजिल वाली खिड़की से बाहर देख रहा था। नीचे ट्रैफिक रेंग रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरी जिंदगी रेंग रही थी। मेरे हाथ में चाय का ठंडा कप था और दिमाग में एक अजीब सी हलचल। पिछले 5 सालों से मेरा रूटीन बिल्कुल एक जैसा था। सुबह अलार्म की आवाज पर हड़बड़ाकर उठना, मेट्रो की भीड़ में खुद को धकेलना और फिर 9 से 6 तक एक्सेल शीट्स और मीटिंग्स में खुद को खपा देना। मेरे पिता हमेशा कहते थे, बेटा अच्छी पढ़ाई करो ताकि एक सुरक्षित नौकरी मिल सके। मैंने वही किया। मेरे पास एक सिक्योर जॉब थी। हर महीने की पहली तारीख को मोबाइल पर सैलरी क्रेडिटेड का मैसेज आ जाता था और समाज में मेरी एक इज्जत थी। पर फिर भी हर रविवार की रात को एक अजीब सा डर, एक अनजाना बोझ मेरे सीने पर बैठ जाता था। क्या यही वो फाइनेंशियल फ्रीडम है जिसका सपना मैंने देखा था? जब मैं अपनी सैलरी स्लिप देखता था तो सबसे पहले मेरी नजर उस हिस्से पर जाती थी जहां इनकम टैक्स लिखा होता था। मुझे थोड़ा गुस्सा आता था और थोड़ा दुख भी। मैं महीने भर जी तोड़ मेहनत करता, देर रात तक ऑफिस में रुकता और महीने के अंत में सरकार मेरे हिस्से का एक बड़ा टुकड़ा पहले ही काट लेती। मुझे लगता था कि मैं अपने लिए काम कर रहा हूं, पर असलियत में मैं पहले सरकार के लिए, फिर बैंक की ईएमआई के लिए और फिर अपने मकान मालिक के लिए काम कर रहा था। मेरे पास जो बचता था वो बस अगले महीने की दौड़ में शामिल होने के लिए काफी था। एक दिन ऑफिस से घर लौटते वक्त मेरी मुलाकात रॉबर्ट अंकल से हुई। वो हमारे पड़ोस में ही रहते थे, पर वो थोड़े अलग थे। जब पूरी दुनिया सुबह ऑफिस के लिए भाग रही होती थी, वो अक्सर अपने बगीचे में आराम से कॉफी पी रहे होते थे। लोग कहते थे कि वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, पर वो कभी बिजी नहीं दिखते थे। उस शाम वो पार्क की बेंच पर बैठे शांति से ढलते हुए सूरज को देख रहे थे। मैंने उनके पास जाकर बस इतना कहा, अंकल आप इतने शांत कैसे रह लेते हैं? मुझे तो कल की चिंता अभी से खाई जा रही है। वो मुस्कुराए और बोले, अर्जुन तुम जानते हो कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी एक ही जगह क्यों फंसे रह जाते हैं? क्योंकि उन्हें सिखाया गया है कि सिक्योरिटी का मतलब एक पक्की नौकरी है। पर सच तो यह है कि जब तुम किसी और के लिए काम करते हो तो तुम अपनी जिंदगी की चाबी किसी और के हाथ में दे देते हो। उनकी आवाज में कोई नसीहत नहीं थी, बस एक ऐसा सच था जो मुझे चुभ रहा था। उन्होंने जमीन पर एक लकीर खींची और मुझे बताया कि दुनिया में लोग 4 अलग अलग तरीकों से पैसे कमाते हैं। उन्होंने उसे एक क्वाड्रेंट का नाम दिया, पर मेरे लिए वो 4 अलग अलग दुनियाएं थी। उन्होंने समझाया कि ज्यादातर लोग, जैसे कि मैं, पहले खाने में आते हैं, एम्प्लॉय यानी कर्मचारी। हम अपनी सिक्योरिटी से प्यार करते हैं। हमें डर लगता है कि अगर कल नौकरी नहीं रही तो क्या होगा, और इसी डर की वजह से हम अपनी आजादी को गिरवी रख देते हैं। हम अपने समय को पैसे के बदले बेचते हैं। अगर हम काम पर नहीं जाएंगे तो पैसे नहीं आएंगे। ये सुनकर मुझे अपने उन दिनों की याद आई जब मैं बीमार होने के बावजूद ऑफिस गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी छुट्टियां खत्म हो गई थी और मुझे डर था कि बॉस क्या सोचेगा। रॉबर्ट अंकल ने कहा, अर्जुन तुम जिस सुरक्षा की बात कर रहे हो वो दरअसल एक भ्रम है। एक कर्मचारी के तौर पर तुम सबसे ज्यादा टैक्स भरते हो और सबसे कम नियंत्रण तुम्हारी अपनी जिंदगी पर होता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम अमीर बनने के लिए काम कर रहे हो या सिर्फ गरीबी से बचने के लिए? उनकी ये बात मेरे दिल पर लगी। मैंने कभी इस नजरिए से सोचा ही नहीं था। मैं तो बस अपनी ईएमआई चुकाने और अगले महीने के बिलों को भरने की दौड़ में लगा था। मैंने उनसे पूछा कि क्या इसका मतलब यह है कि मुझे अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए और अपना कुछ शुरू करना चाहिए? उन्होंने हल्की सी हंसी के साथ कहा, नहीं,
रास्ता इतना सीधा नहीं है। बहुत से लोग नौकरी छोड़कर खुद का छोटा काम शुरू कर देते हैं, जिन्हें हम सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं। जैसे वो डॉक्टर जो अपना क्लिनिक चलाता है, या वो दुकानदार जो सुबह से रात तक अपनी दुकान पर बैठता है। उन्हें लगता है कि वो अपने मालिक खुद हैं, पर असल में वो अपने काम के गुलाम बन जाते हैं। अगर वो दुकान नहीं खोलेंगे तो कमाई बंद। उनके पास भी समय की उतनी ही कमी होती है जितनी तुम्हारे पास। मैं अपनी जिंदगी को इन दो खानों के बीच झूलते हुए देख पा रहा था। या तो मैं किसी और के लिए काम करूं, या फिर खुद के लिए इतना काम करूं कि अपनी सेहत और परिवार को ही भूल जाऊं। मैंने गौर किया कि मेरे आसपास के ज्यादातर लोग इसी लेफ्ट साइड की दुनिया में फंसे थे। हम सब मेहनत करना जानते थे, हम सब ईमानदार थे, पर हम सब एक ऐसी रेस में थे जिसका कोई फिनिशिंग पॉइंट नहीं था। रॉबर्ट अंकल ने मुझे बताया कि असली खेल उस लकीर के दूसरी तरफ है, जिसे वो बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स की दुनिया कहते थे। उन्होंने कहा कि एक सफल बिजनेस ओनर वो नहीं है जो खुद सारा काम करे, बल्कि वो है जो एक ऐसा सिस्टम बनाए जहां लोग उसके लिए काम करें। और एक इन्वेस्टर वो है जिसका पैसा उसके लिए काम करे। ये बातें मुझे किसी दूसरी दुनिया की कहानियों जैसी लग रही थी। मेरे लिए तो पैसा कमाना हमेशा से पसीने बहाने और थकने से जुड़ा था। ये पैसा तुम्हारे लिए काम करे वाला कॉन्सेप्ट समझना थोड़ा मुश्किल था। उस रात मैं घर वापस आया, पर मेरी नींद कहीं खो गई थी। मैंने अपने कमरे की दीवारों को देखा, अपने उन महंगे जूतों को देखा जो मैंने पिछले महीने की सैलरी से खरीदे थे, ताकि मैं थोड़ा सफल महसूस कर सकूं। पर अब वो जूते मुझे जीरो जैसे लग रहे थे। मुझे समझ आने लगा था कि मेरा असली मसला पैसा नहीं था, बल्कि मेरी सोच थी। मुझे बचपन से सिखाया गया था कि जोखिम उठाना बुरा है, कि गलतियां करना पाप है। पर रॉबर्ट अंकल की बातों ने मेरे अंदर एक सवाल छोड़ दिया था। क्या सच में मैं अपनी जिंदगी के अगले 40 साल इसी डर के साए में गुजारना चाहता हूं? अगले दिन ऑफिस में मेरा मन नहीं लग रहा था। जब मेरे बॉस ने एक छोटी सी गलती पर मुझे टोकना शुरू किया, तो मुझे गुस्सा नहीं आया, बल्कि दया आई। मुझे लगा कि वो भी तो इसी क्वाड्रेंट के कैदी हैं। वो शायद मुझसे ज्यादा कमा रहे थे, पर उनके पास मुझसे भी कम समय था। वो भी उसी सिक्योरिटी के जाल में थे, बस उनकी जंजीरें थोड़ी ज्यादा सुनहरी थी। मैंने महसूस किया कि बदलाव सिर्फ बाहर से नहीं आ सकता। मैं कितनी भी कंपनियां बदल लूं, अगर मेरी सोच एक एम्प्लॉय वाली ही रही, तो मैं हमेशा एक चूहे की तरह उसी गोल गोल दौड़ने वाले पहिए पर भागता रहूंगा। मुझे अपनी शिक्षा को बदलना था। वो शिक्षा नहीं जो मुझे डिग्री दिलाती है, बल्कि वो शिक्षा जो मुझे आजादी दिला सके। शाम को मैं फिर उसी पार्क में गया। रॉबर्ट अंकल वहां नहीं थे, पर उनकी बातें मेरे कानों में गूंज रही थी। अर्जुन, अगर तुम उस तरफ जाना चाहते हो जहां लोग सच में आजाद हैं, तो तुम्हें अपनी गलतियों से दोस्ती करनी होगी। तुम्हें सीखना होगा कि डर को कैसे संभाला जाता है, न कि उससे कैसे भागा जाता है। ये मेरा पहला कदम था, एक ऐसी यात्रा की शुरुआत जहां मंजिल कोई प्रमोशन या बड़ी सैलरी नहीं थी, बल्कि खुद पर काबू पाना था। मुझे समझ आ रहा था कि यह रास्ता आसान नहीं होगा। समाज, परिवार और यहां तक कि मेरा अपना डर मुझे वापस उसी सुरक्षित दायरे में खींचने की कोशिश करेगा। पर उस शाम, उस डूबते हुए सूरज को देखते हुए मैंने खुद से एक वादा किया। मैं अब सिर्फ एक ई बनकर नहीं रहूंगा। मैं उस सिस्टम को समझने की कोशिश करूंगा जिसने मुझे अब तक बांध कर रखा था। जिंदगी हमें हर मोड़ पर इशारे देती है, बस हम ही उन्हें देख नहीं पाते। मेरी नौकरी अब मुझे बोझ नहीं, बल्कि एक सीढ़ी की तरह लगने लगी थी। एक ऐसा जरिया जिससे मैं उस दूसरी दुनिया के लिए ईंधन जुटा सकूं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती बाहर नहीं, मेरे अंदर थी। सालों से जमी हुई वो मिडिल क्लास सोच जो कहती थी कि रिस्क लेना बेवकूफी है। क्या मैं अपनी उन पुरानी मान्यताओं को तोड़ पाऊंगा?
क्या मैं वाकई उस भीड़ से अलग हो पाऊंगा जो सिर्फ जीने के लिए काम करती है? ये सवाल मेरे जहन में गहरी जड़ें जमा रहे थे। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक पर अर्जुन के इस सफर की ये तो बस शुरुआत थी। अंधेरा गहरा हो रहा था, पर मेरे अंदर एक छोटा सा दिया जल चुका था, जिज्ञासा का दिया। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो धूप कमरे में फैल चुकी थी। आमतौर पर मैं अलार्म बजने से पहले ही तनाव में उठ जाता था, पर आज कुछ अलग था। रॉबर्ट अंकल की वो 4 खानों वाली बात मेरे दिमाग में किसी पुरानी फिल्म की तरह चल रही थी। मैंने अपने बैंक बैलेंस को देखा और फिर अपनी सुख सुविधाओं की लिस्ट को, घर का किराया, जिम की मेंबरशिप, वो नया फोन जिसकी किस्तें अभी बाकी थी। ये सब मुझे किसी भारी जंजीर की तरह महसूस होने लगे। मुझे लगा कि मैं एक ऐसे चूहे की तरह हूं जो एक पहिए पर बहुत तेज भाग रहा है, पर पहुंच कहीं नहीं रहा। इसे ही शायद वो रैट रेस कहते हैं, जिसमें हम सब शामिल हैं। उस दिन शनिवार था, ऑफिस की छुट्टी। मैंने सोचा कि आज थोड़ा सुकून से बैठूंगा, पर मन था कि शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं फिर उसी पार्क की तरफ निकल पड़ा जहां कल रॉबर्ट अंकल मिले थे। वो वही थे, एक छोटे से बच्चे को पतंग उड़ाना सिखा रहे थे। मुझे देखकर वो मुस्कुराए और बोले, क्या बात है अर्जुन, आज चेहरे पर कल वाली थकान नहीं, बल्कि कुछ सवाल दिख रहे हैं। मैंने उनके पास बैठते हुए कहा, अंकल, पूरी रात मैं बस यही सोचता रहा कि क्या मेरा पूरा जीवन बस इन बिलों को भरने में ही निकल जाएगा। आपने कल ई और एस की बात की थी। मेरा एक चचेरा भाई है, वो बहुत बड़ा डॉक्टर है, उसका अपना क्लिनिक है, बहुत पैसे कमाता है। वो तो किसी का नौकर नहीं है, तो क्या वो भी उसी जाल में है जिसे आप लेफ्ट साइड कह रहे थे? अंकल ने पतंग की डोर ढीली छोड़ी और शांत आवाज में कहा, तुम्हारा भाई एस यानी सेल्फ एम्प्लॉयड क्वाड्रेंट में आता है। लोग इसे अक्सर आजादी समझ लेते हैं, पर असल में ये एक बहुत ही थका देने वाला जाल है। एक डॉक्टर, एक वकील या एक छोटा दुकानदार, ये लोग खुद के मालिक जरूर होते हैं, पर इनका काम पूरी तरह इनके खुद के मौजूद रहने पर टिका होता है। अगर तुम्हारा भाई क्लिनिक नहीं जाएगा तो क्या उसे पैसे मिलेंगे? नहीं, यानी वो अपनी आजादी के लिए नहीं, बल्कि अपने काम के लिए काम कर रहा है। एस क्वाड्रेंट के लोग अक्सर ई से भी ज्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि उन्हें सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। उन्हें लगता है कि कोई भी काम उनसे बेहतर नहीं कर सकता, और यही सोच उन्हें कभी बड़ा सिस्टम बनाने नहीं देती। उनकी बात सुनकर मुझे मेरे भाई का चेहरा याद आया। वो हमेशा थका हुआ रहता था। उसके पास बड़ी गाड़ी थी, बड़ा घर था, पर अपने बच्चों के साथ बिताने के लिए समय नहीं था। अंकल ने आगे कहा, देखो अर्जुन, लेफ्ट साइड यानी ई और एस के लोग सुरक्षा यानी सिक्योरिटी खोजते हैं, और राइट साइड यानी बी और आई के लोग आजादी यानी फ्रीडम खोजते हैं। सुरक्षा और आजादी ये 2 अलग रास्ते हैं। जब तुम सुरक्षा के पीछे भागते हो तो तुम अपनी आजादी धीरे धीरे खो देते हो। और विडंबना देखो, जिसे तुम जॉब सिक्योरिटी कहते हो, वो दुनिया की सबसे असुरक्षित चीज है। तुम्हारी कंपनी कभी भी तुम्हें निकाल सकती है, बाजार कभी भी गिर सकता है। असली सुरक्षा तो तब होती है जब तुम राइट साइड पर होते हो, जहां तुम्हारे पास एक ऐसा सिस्टम या निवेश होता है जो तुम्हारी मौजूदगी के बिना भी तुम्हें पैसे कमा कर दे। मैंने गहरी सांस ली। ये सब बातें स्कूल की किताबों से बहुत अलग थी। वहां तो बस ये सिखाया गया था कि मेहनत करो और अच्छे नंबर लाओ। अंकल ने मेरी उलझन को भांप लिया। उन्होंने हंसते हुए कहा, तुम्हें पता है अर्जुन, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वो एसेट्स यानी संपत्तियां बनाने के लिए काम करते हैं। एक कर्मचारी अपनी आय बढ़ाता है, पर उसके साथ साथ उसके खर्चे और टैक्स भी बढ़ जाते हैं। पर एक बी यानी बिजनेस ओनर एक ऐसा सिस्टम खड़ा करता है जो उसे टैक्स में भी राहत देता है और समय की आजादी भी। अमीर लोग जानते हैं कि असली धन पैसा नहीं है, बल्कि समय है। तुम्हारी असली संपत्ति वो है जो तब भी तुम्हें कमा कर दे जब तुम सो रहे हो,
या छुट्टियां मना रहे हो। मुझे लगा जैसे मेरे अंदर की पुरानी दीवारें ढह रही हों। मैंने पूछा, पर अंकल, राइट साइड पर जाने के लिए तो बहुत पैसा चाहिए होगा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अंकल ने अपना चश्मा ठीक किया और बोले, यही पर तुम्हारी सोच तुम्हें धोखा दे रही है। राइट साइड पर जाने के लिए पैसे से ज्यादा एक अलग तरह की शिक्षा और माइंडसेट की जरूरत होती है। तुम्हें अपनी गलतियों से डरना छोड़ना होगा। हमारे समाज में गलती करना बुरा माना जाता है, पर बी और आई क्वाड्रेंट में गलतियां करना ही सीखने का सबसे बड़ा तरीका है। तुम्हें यह समझना होगा कि पैसे का खोना कोई अंत नहीं है, बल्कि एक सबक है। ज्यादातर लोग इसलिए गरीब रह जाते हैं क्योंकि वो हारने के डर से कभी शुरुआत ही नहीं करते। वो अपनी हार को बचाने में इतनी ऊर्जा लगा देते हैं कि उनके पास जीतने के लिए कुछ बचता ही नहीं। उस दोपहर पार्क की उस बेंच पर बैठे बैठे मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। मुझे समझ आया कि मेरा डर दरअसल मेरा नहीं था, बल्कि उन सालों का नतीजा था जो मैंने एक बनने की ट्रेनिंग में गुजारे थे। मैंने गौर किया कि मैं हर चीज का मूल्य रुपयों में लगाता था, पर रॉबर्ट अंकल हर चीज का मूल्य आजादी और समय में लगा रहे थे। उन्होंने मुझे बताया कि वेल्थ का असली मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे बैंक में कितने करोड़ हैं, बल्कि यह है कि अगर तुम आज काम करना छोड़ दो तो तुम कितने दिन उसी शान से जी सकते हो। यह बात सुनते ही मैंने मन ही मन अपनी वेल्थ कैलकुलेट की। अगर मैं आज नौकरी छोड़ दूं तो मेरी जमा पूंजी शायद अगले 3 महीने भी नहीं चलेगी। यह सोचकर मुझे डर नहीं लगा, बल्कि एक नई दिशा मिली। मुझे लगा कि मैं अब तक एक अंधेरे कमरे में था और अचानक किसी ने खिड़की खोल दी हो। रॉबर्ट अंकल ने मुझे एक और जरूरी बात बताई। उन्होंने कहा, अर्जुन, बी क्वाड्रेंट में जाने के लिए तुम्हें सिर्फ एक बिजनेस नहीं चाहिए, तुम्हें लीडरशिप और सिस्टम की समझ चाहिए। तुम्हें लोगों के साथ काम करना सीखना होगा। तुम्हें यह सीखना होगा कि दूसरों की प्रतिभा का इस्तेमाल कैसे किया जाए। और आई यानी इन्वेस्टर बनने के लिए तुम्हें अपने पैसे को एक सिपाही की तरह इस्तेमाल करना होगा, जो तुम्हारे लिए और पैसे जीत कर लाए। ये एक खेल की तरह है और हर खेल के अपने नियम होते हैं। अगर तुम पुराने नियमों से नया खेल खेलोगे तो हारना तय है। घर लौटते वक्त रास्ते में मैंने उन दुकानों और दफ्तरों को एक नई नजर से देखा। मैं सोच रहा था कि इनमें से कौन एस है और कौन बी है। मुझे दिखने लगा कि कैसे एक छोटा दुकानदार अपनी दुकान से बंधा हुआ है, जबकि एक बड़े शोरूम का मालिक शायद वहां महीने में एक बार भी नहीं आता होगा। फर्क पैसे का नहीं था, फर्क उस सिस्टम का था जो उन्होंने बनाया था। मेरी आंखों के सामने अब वो पुराना नक्शा धुंधला पड़ रहा था जिसमें लिखा था, पढ़ो, लिखो, नौकरी करो, रिटायर हो जाओ। अब एक नया नक्शा बन रहा था, लेकिन एक सवाल अभी भी मुझे परेशान कर रहा था। क्या मैं वाकई उस डर को छोड़ पाऊंगा जो मेरे खून में बस चुका था? क्या मैं अपनी उन आदतों को बदल पाऊंगा जो मुझे हर महीने की सैलरी का इंतजार करना सिखाती थी? रात को जब मैं बिस्तर पर लेटा तो मुझे छत पर बनी वो पुरानी दरार नहीं दिखी। मुझे वो रास्ता दिखने लगा जो धीरे धीरे मुझे उस लकीर के दूसरी तरफ ले जा सकता था। मुझे समझ आ गया था कि ये सफर रातों रात पूरा होने वाला नहीं है। ये एक मानसिक लड़ाई थी। मुझे अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बढ़ानी थी। मुझे वो भाषा सीखनी थी जो रॉबर्ट अंकल बोल रहे थे, नफा नुकसान की नहीं, बल्कि संपत्ति और दायित्व यानी एसेट्स और लायबिलिटीज की भाषा। मेरी मां अक्सर कहती थी कि चादर देखकर पैर पसारने चाहिए, पर आज मुझे लगा कि शायद चादर बढ़ाने का तरीका सीखना ज्यादा जरूरी है। और चादर बढ़ाने के लिए पैरों को सिकोड़ना नहीं, बल्कि खड़ा होकर चलना सीखना होगा। सोमवार की सुबह जब मैं ऑफिस पहुंचा तो हर चीज वही थी। वही कॉफी मशीन की आवाज, वही कीबोर्ड की खटपट और वही फीकी मुस्कान के साथ गुड मॉर्निंग कहते हुए सहकर्मी। पर मेरे लिए सब कुछ बदल चुका था। मैं अब सिर्फ एक कर्मचारी नहीं था, मैं एक ऐसा इंसान था जो अपनी सलाखों को देख पा रहा था।
मैंने गौर किया कि मेरे पास बैठे समीर भाई, जो पिछले 15 सालों से इसी डेस्क पर बैठ रहे हैं, वो अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा, अर्जुन, बस 10 साल और फिर पेंशन होगी और सुकून की जिंदगी। मुझे उनकी आंखों में वो सुकून नहीं, बल्कि एक अजीब सी थकान दिखी। क्या सच में हम अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन समय उस सुकून के इंतजार में बिता देते हैं, जो शायद कभी आए ही ना? उस शाम मैं घर पहुंचा तो पापा न्यूज देख रहे थे। मैंने हिम्मत जुटाकर उनसे कहा, पापा, मैं सोच रहा हूं कि कुछ अपना शुरू करूं या कहीं निवेश करना सीखूं। ये नौकरी शायद मुझे कभी वो आजादी नहीं दे पाएगी जो मैं चाहता हूं। पापा ने न्यूज म्यूट की और मुझे बड़े गौर से देखा। उनकी नजरों में फिक्र थी, गुस्सा नहीं। उन्होंने कहा, बेटा, ये सब बातें सुनने में अच्छी लगती है, पर रिस्क बहुत है। हमने पूरी जिंदगी मेहनत की ताकि तुम इस मुकाम पर पहुंच सको जहां तुम्हें महीने की पहली तारीख की चिंता न करनी पड़े। ये इन्वेस्टिंग और बिजनेस बड़े लोगों के काम है। हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए सिर्फ मेहनत और बचत ही रास्ता है। उनकी बात गलत नहीं थी, वो अपनी जगह बिल्कुल सही थे। उनकी पीढ़ी ने अभाव देखा था, इसलिए उनके लिए सिक्योरिटी ही सबसे बड़ी कामयाबी थी। पर मुझे समझ आ रहा था कि उनकी ये बचत की आदत दरअसल पुराने जमाने का तरीका है। आज की दुनिया में जहां महंगाई हर दिन बढ़ रही है, सिर्फ पैसे बचाना दरअसल पैसे खोने जैसा है। अगले दिन मैं रॉबर्ट अंकल के पास पहुंचा। वो अपने बगीचे में कुछ पौधों को पानी दे रहे थे। मैंने उन्हें घर की बात बताई। वो चुपचाप सुनते रहे, फिर बोले, अर्जुन, तुम्हारे पापा तुम्हें उस डर से बचाना चाहते हैं जो उन्होंने महसूस किया है। पर डर से बचने का मतलब ये नहीं कि तुम सुरक्षित हो। ज्यादातर लोग निवेश इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि निवेश करना रिस्की है। पर सच तो यह है कि वित्तीय शिक्षा, फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी ही असली रिस्क है। लोग बिना तैरना सीखे पानी में कूद जाते हैं और फिर कहते हैं कि तैरना खतरनाक है। उन्होंने मुझे पास बुलाया और मिट्टी पर कुछ लकीरें खींची। अर्जुन, लोग निवेश के अलग अलग स्तर पर होते हैं। कुछ वो है जो सोचते हैं कि उनके पास निवेश करने के लिए पैसे ही नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी पूरी कमाई खर्च कर देते हैं। फिर वो है जो सावधानी के नाम पर अपना पैसा ऐसी जगह रखते हैं जहां से उन्हें बहुत कम रिटर्न मिलता है, जो महंगाई के सामने टिक ही नहीं पाता। और फिर आते हैं वो लोग जो स्मार्ट बनने की कोशिश में ऐसी जगह पैसा लगाते हैं जहां उन्हें खुद भी समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। मैंने पूछा, तो फिर सही रास्ता क्या है? क्या मुझे बस शेयर खरीदना शुरू कर देना चाहिए? अंकल हंसे और बोले, यही तो गलती है। लोग इन्वेस्टमेंट को एक चीज समझते हैं, जबकि ये एक प्रोसेस है। एक आय यानी इन्वेस्टर बनने के लिए तुम्हें पहले अपनी फाइनेंशियल आईक्यू बढ़ानी होगी। तुम्हें यह समझना होगा कि एसेट्स और लायबिलिटीज में क्या फर्क है। एक कर्मचारी के लिए उसका घर उसकी सबसे बड़ी संपत्ति यानी एसेट होता है, पर एक इन्वेस्टर के लिए वो घर तब तक एक लायबिलिटी है जब तक वो उसकी जेब में पैसा डाल न रहा हो। तुम्हारी जेब से जो पैसा बाहर ले जाए वो लायबिलिटी है, और जो पैसा तुम्हारी जेब में लाए वो एसेट है। ये सुनकर मैं थोड़ा चौंक गया। मैंने अभी कुछ समय पहले ही एक महंगी कार लेने का सोचा था, जिसे मैं अपनी एसेट समझ रहा था। पर अंकल के शब्दों में, वो कार मेरी जेब से पेट्रोल, इंश्योरेंस और मेंटेनेंस के नाम पर पैसे ही तो निकालती, वो मेरी लायबिलिटी होती। अंकल ने आगे कहा, देखो अर्जुन, बी और आई क्वाड्रेंट में जाने के लिए तुम्हें अपनी सोच को बदलना होगा। तुम्हें खुद से यह पूछना बंद करना होगा कि क्या मैं इसे खरीद सकता हूं, और इसकी जगह यह पूछना शुरू करना होगा कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं। पहले वाला सवाल तुम्हारे दिमाग को बंद कर देता है, दूसरा सवाल तुम्हारे दिमाग को काम पर लगा देता है। तुम्हें अपनी रचनात्मकता का इस्तेमाल करना होगा। एक बिजनेस ओनर पैसा नहीं बनाता, वो एक सिस्टम बनाता है जो पैसा बनाता है, और एक इन्वेस्टर उस सिस्टम में अपना पैसा लगाता है। मैंने गौर किया कि रॉबर्ट अंकल कभी भी
बहुत जटिल शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते थे। वो जिंदगी के बुनियादी सिद्धांतों की बात कर रहे थे। उन्होंने मुझे बताया कि अगर मैं सच में दूसरी तरफ जाना चाहता हूं तो मुझे अदर पीपल्स मनी OPM और अदर पीपल्स टाइम ऑप्ट के सिद्धांत को समझना होगा। एक कर्मचारी अपना समय बेचता है, जबकि एक बिजनेस ओनर दूसरों के समय और कौशल का इस्तेमाल करके एक बड़ा लक्ष्य हासिल करता है। ये सुनने में शायद स्वार्थी लग सकता है, पर असल में ये वैल्यू क्रिएशन है। तुम जितने ज्यादा लोगों की समस्याओं को हल करोगे, तुम उतने ही सफल होगे। उस शाम घर लौटते वक्त मैं अपने आसपास की दुनिया को एक सिस्टम की तरह देख रहा था। वो मोबाइल ऐप जिससे मैं खाना मंगाता था, वो टैक्सी सर्विस जिसे मैं रोज इस्तेमाल करता था, ये सब किसी के बनाए हुए सिस्टम थे। उन लोगों ने एक बार मेहनत की, एक सिस्टम खड़ा किया और अब वो सिस्टम उनके लिए 24 घंटे काम कर रहा है, जबकि मैं अपनी 8 घंटे की शिफ्ट खत्म करके थक कर सो जाता था। मुझे समझ आया कि मेरा सबसे बड़ा निवेश मेरा दिमाग है। अगर मैं अपने दिमाग को सही तरीके से ट्रेन नहीं करूंगा तो मैं हमेशा दूसरों के सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा बनकर रह जाऊंगा। मैंने तय किया कि मैं हर दिन 1 घंटा कुछ ऐसा पढ़ूंगा या सीखूंगा जो मेरी नौकरी से ताल्लुक नहीं रखता, बल्कि मेरी वित्तीय समझ को बढ़ाता है। पर एक दिन ऑफिस में अचानक एक खबर आई कि कंपनी अपना बजट कम कर रही है और कुछ लोगों की छंटनी हो सकती है। पूरे ऑफिस में हड़कंप मच गया। लोग डरे हुए थे। लंच ब्रेक में बस इसी बात की चर्चा थी कि अगर नौकरी गई तो क्या होगा, लोन की किश्तें कैसे भरी जाएंगी, बच्चों की स्कूल फीस का क्या होगा। उस डर के बीच मुझे अपनी वो पुरानी घबराहट महसूस हुई, पर इस बार कुछ और भी था। मुझे रॉबर्ट अंकल की वो बात याद आई, नौकरी की सुरक्षा एक भ्रम है। जिन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी एक ही टोकरी में सारे अंडे रख दिए थे, उनके लिए ये खबर किसी कयामत से कम नहीं थी। पर मेरे अंदर एक अजीब सी शांति थी। मुझे लगा कि ये शायद एक मौका है, एक धक्का जो मुझे उस किनारे से दूर ले जाए जहां मैं सालों से फंसा हुआ था। मैंने समीर भाई को देखा। वो पसीने से तरबतर थे और बार बार अपने फोन को देख रहे थे। मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, भाई, शायद ये वक्त है कि हम अपनी सुरक्षा के दायरे से बाहर सोचें। उन्होंने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई पागल हूं। अर्जुन, तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें जिम्मेदारियों का अंदाजा नहीं है। बाहर बहुत मंदी है, नई नौकरी मिलना नामुमकिन है। उनकी घबराहट ने मुझे एक बहुत बड़ा सबक दिया। हम अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसी सुरक्षा के पीछे भागते हैं जो एक झटके में खत्म हो सकती है। असली ताकत किसी नौकरी में नहीं, बल्कि खुद के अंदर वो काबिलियत पैदा करने में है कि अगर कल सब कुछ खत्म भी हो जाए तो आप फिर से 0 से शुरू कर सके। उस रात मैंने सोने से पहले अपनी डायरी निकाली और पहली बार अपने एसेट्स और लायबिलिटीज की लिस्ट बनाई। लिस्ट देखकर मेरी हंसी छूट गई। मेरी एसेट्स वाली तरफ सिर्फ मेरा वो पुराना लैपटॉप और कुछ किताबें थी, जबकि लायबिलिटीज वाली तरफ एक लंबी लिस्ट थी। मुझे समझ आया कि मैं अब तक अपनी चादर से बाहर पैर पसार रहा था, पर वो पैर गलत दिशा में जा रहे थे। मैंने रॉबर्ट अंकल को कॉल किया और कहा, अंकल, मैं तैयार हूं। मैं उस क्वाड्रेंट के निचले स्तर से ऊपर उठना चाहता हूं। मुझे पता है कि इसमें समय लगेगा और मैं अपनी गलतियों की कीमत चुकाने के लिए भी तैयार हूं। अंकल की आवाज में एक सुकून था। उन्होंने कहा, अर्जुन, जब छात्र तैयार होता है तो गुरु अपने आप प्रकट हो जाता है। कल सुबह जल्दी आना। हम इस बारे में बात करेंगे कि कैसे एक छोटे कदम से बड़े सिस्टम की नींव रखी जाती है। पर याद रखना, यह रास्ता तुम्हारे ईगो को तोड़ेगा। तुम्हें वो सब कुछ भुलाना होगा जो तुमने अब तक सफलता के बारे में सीखा है। उस रात मैं पहली बार बिना किसी डर के सोया। ऑफिस की छंटनी की खबर अब मुझे डरा नहीं रही थी। मुझे महसूस हो रहा था कि मैं एक बड़ी जेल से रिहा होने वाला हूं। मेरी आजादी की कीमत मेरा कंफर्ट जोन था और मैं उसे चुकाने के लिए अब पूरी तरह मानसिक रूप से तैयार था।
मुझे समझ आ गया था कि पैसा कमाना हाथ का काम नहीं, बल्कि दिमाग का खेल है, और इस खेल को खेलने के लिए मुझे अपनी पुरानी सोच की जंजीरों को तोड़ना ही होगा। अंधेरा अभी भी था, पर अब मुझे उस अंधेरे में भी रास्ता साफ दिखने लगा था। एक कर्मचारी से एक निवेशक बनने का सफर लंबा था, पर उसकी पहली मंजिल साफ थी। खुद की समझ को इतना बढ़ा लेना कि पैसा मेरे पीछे आए, न कि मैं पैसे के पीछे भागूं। मंगलवार की वो सुबह कुछ अलग थी। मैं रॉबर्ट अंकल के घर के बाहर खड़ा था और मेरे अंदर डर और उत्साह का एक अजीब सा मिश्रण था। मैंने अपनी नौकरी नहीं छोड़ी थी, पर मेरा मन अब उस ऑफिस की चारदीवारी में नहीं लगता था। रॉबर्ट अंकल अपने स्टडी रूम में बैठे कुछ दस्तावेज देख रहे थे। उन्होंने मुझे अंदर बुलाया और मुस्कुराते हुए कहा, तो अर्जुन, क्या तुम उस पुल को पार करने के लिए तैयार हो जो सुरक्षा की दुनिया को आजादी की दुनिया से जोड़ता है? याद रखना, ये पुल ईंट पत्थरों का नहीं, बल्कि तुम्हारी सोच का बना है। मैंने उनसे पूछा कि सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी। उन्होंने एक पुरानी किताब की तरफ इशारा किया और बोले, ज्यादातर लोग करने, डूइंग पर ध्यान देते हैं। वो सोचते हैं कि अगर वो सब करें जो अमीर लोग करते हैं, तो उनके पास वो सब होगा जो अमीर लोगों के पास है। पर असल में ये प्रक्रिया उल्टी है। तुम्हें पहले होना, बी पड़ेगा, फिर करना, डू पड़ेगा, और तब जाकर तुम्हारे पास वो होगा, हैव, जो तुम चाहते हो। एक इन्वेस्टर बनने के लिए तुम्हें पहले अपनी पहचान बदलनी होगी। तुम्हें एक कर्मचारी की तरह सोचना बंद करना होगा जो सिर्फ अपनी अगली सैलरी के बारे में सोचता है। तुम्हें उस इंसान की तरह सोचना होगा जो अपनी वित्तीय सेहत का मालिक खुद है। उन्होंने मुझे एक कागज दिया और कहा कि मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊं। मैंने कहा कि मेरे पास तो कोई कंपनी नहीं है, तो स्टेटमेंट कैसी? उन्होंने हंसते हुए कहा, हर इंसान की अपनी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, चाहे वो जानता हो या नहीं। तुम्हारी इनकम कहां से आ रही है और तुम्हारा खर्च कहां जा रहा है, यही तुम्हारी असली कहानी कहता है। अगर तुम अपनी इनकम को एसेट्स के खाने से नहीं बढ़ा रहे हो, तो तुम हमेशा दूसरों के लिए काम कर रहे हो। अमीर लोग फाइनेंशियल लिटरेसी यानी वित्तीय साक्षरता को अपना सबसे बड़ा हथियार मानते हैं। उन्हें संख्याओं के पीछे की कहानी पढ़नी आती है। जब एक बैंक तुम्हारी बैलेंस शीट देखता है, तो वो तुम्हारी डिग्री नहीं देखता, वो ये देखता है कि तुम अपने पैसे को कितने अच्छे से मैनेज करते हो। मैंने गौर किया कि रॉबर्ट अंकल बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉयड के बीच के फर्क को बार बार दोहरा रहे थे। उन्होंने समझाया कि एस क्वाड्रेंट में तुम खुद ही सिस्टम हो, पर बी क्वाड्रेंट में तुम एक सिस्टम के मालिक हो। उन्होंने एक उदाहरण दिया, अगर एक आदमी अपनी छोटी सी बेकरी चलाता है और खुद ही केक बनाता है, तो वो एस है। पर अगर वो एक ऐसी कंपनी खड़ी करता है जहां उसके पास हजारों बेकर्स हैं और वो खुद वहां मौजूद न भी रहे तो भी काम चलता रहे, तो वो बी है। मुझे समझ आया कि असली आजादी तब मिलती है जब तुम खुद अपने काम से बाहर निकल सको। अंकल ने एक बहुत ही कड़वा सच बोला, अर्जुन, लेफ्ट साइड के लोग टैक्स सबसे ज्यादा भरते हैं। सरकार उन लोगों को इनाम देती है जो राइट साइड पर होते हैं, क्योंकि वो नौकरियां पैदा करते हैं और निवेश के जरिए अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। इसलिए टैक्स के नियम बी और आय के पक्ष में होते हैं। अगर तुम सिर्फ मेहनत से पैसे कमाने की सोचोगे, तो तुम हमेशा टैक्स और महंगाई के बोझ तले दबे रहोगे। तुम्हें सिस्टम के नियमों को समझना होगा ताकि तुम उन नियमों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सको, न कि उनके खिलाफ लड़ते रहो। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं अब तक अपनी शिक्षा का सिर्फ आधा हिस्सा ही जानता था। मुझे ये तो सिखाया गया था कि पैसा कैसे कमाया जाए, पर यह कभी नहीं सिखाया गया कि पैसे को अपने पास कैसे रखा जाए और पैसे को काम पर कैसे लगाया जाए। रॉबर्ट अंकल ने मुझे बताया कि एक सफल बी बनने के लिए तुम्हें एक लीडर बनना होगा। तुम्हें उन लोगों के साथ काम करना होगा जो तुमसे ज्यादा स्मार्ट है। एक कर्मचारी अक्सर उन लोगों से डरता है जो उससे ज्यादा जानते हैं,
पर एक बिजनेस ओनर उन लोगों को ढूंढता है और उन्हें अपने सिस्टम का हिस्सा बनाता है। मैंने अपनी नौकरी के दौरान देखा था कि कैसे मेरा बॉस हमेशा उन लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करता था जो बहुत काबिल थे। अब मुझे समझ आया कि वो ऐसा क्यों करता था, क्योंकि वो खुद E या S माइंडसेट में फंसा हुआ था और उसे अपनी कुर्सी छीनने का डर था। एक असली लीडर तो वो है जो दूसरों को बढ़ने का मौका दे, क्योंकि जितना बड़ा उसका सिस्टम होगा उतनी ही बड़ी उसकी सफलता होगी। अंकल ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, अर्जुन, क्या तुम्हें पता है कि लोग आय यानी निवेशक बनने से क्यों कतराते हैं? क्योंकि उनमें हारने का डर बहुत ज्यादा होता है। वो अपनी गलतियों को असफलता मानते हैं, जबकि एक निवेशक के लिए गलती एक फीडबैक है। निवेश करना एक खेल है जिसे तुम सिर्फ किताबें पढ़कर नहीं सीख सकते। तुम्हें मैदान में उतरना होगा। तुम्हें थोड़े पैसे खोने पड़ेंगे ताकि तुम वो सबक सीख सको जो करोड़ों रुपए की वैल्यू रखते हैं। जो लोग रिस्क नहीं लेते वो अंत में सबसे बड़ा रिस्क लेते हैं, अपनी पूरी जिंदगी एक ही जगह फंसे रहने का रिस्क। ये बातें मेरे अंदर एक हलचल पैदा कर रही थी। मुझे लग रहा था कि अब तक मैं एक छोटे से कुएं में था और अब मुझे समंदर की गहराई दिखने लगी थी। पर समंदर में उतरने के लिए मुझे अपनी पुरानी नाव छोड़नी थी। रॉबर्ट अंकल ने मुझे सुझाव दिया कि मैं छोटे कदम उठाऊं। रातों रात कोई बी या आय नहीं बनता। ये एक प्रक्रिया है। पहले अपनी आदतों को बदलो, अपनी लायबिलिटीज कम करो, अपनी वित्तीय समझ बढ़ाओ और सबसे जरूरी बात, अपने आसपास ऐसे लोग ढूंढो जो पहले से वहां पहुंच चुके हैं जहां तुम जाना चाहते हो। तुम्हारे 5 सबसे करीबी दोस्त कौन हैं? यह तय करेगा कि तुम भविष्य में कहां होगे। मैंने अपने दोस्तों के बारे में सोचा। हम जब भी मिलते थे तो बस ऑफिस की गॉसिप, नई गाड़ियों या नेटफ्लिक्स की सीरीज की बातें करते थे। हम में से कोई भी ये बात नहीं करता था कि हम अपनी संपत्ति कैसे बढ़ाएं या कैसे एक बेहतर सिस्टम बनाएं। मुझे समझ आया कि मुझे अपनी संगत बदलनी होगी। मुझे उन लोगों से सीखना होगा जो आजादी की भाषा बोलते हैं, न कि सिर्फ सुरक्षा की। उस दोपहर जब मैं अंकल के घर से निकला तो मुझे अपनी जिंदगी का एक नया नक्शा दिखाई दे रहा था। मुझे समझ आ गया था कि मुझे सिर्फ पैसा नहीं कमाना है, मुझे अमीर, वेल्दी बनना है। और अमीरी का मतलब सिर्फ बहुत सारा पैसा होना नहीं है, बल्कि उस पैसे को संभालने की काबिलियत और उसे बढ़ाने की समझ होना है। मुझे यह भी समझ आया कि मेरा डर दरअसल अज्ञानता से पैदा हुआ था। जैसे जैसे मेरी समझ बढ़ रही थी, मेरा डर कम हो रहा था। मैंने तय किया कि मैं अब अपनी नौकरी को एक वेतन के स्रोत के रूप में नहीं, बल्कि एक ट्रेनिंग ग्राउंड के रूप में देखूंगा। मैं देखूंगा कि मेरी कंपनी का सिस्टम कैसे काम करता है, वो कैसे मार्केटिंग करते हैं, वो कैसे लोगों को मैनेज करते हैं। मैं वहां रहकर वो सब कुछ मुफ्त में सीख सकता था, जिसके लिए लोग लाखों रुपए की फीस भरते हैं। ये मेरा नजरिया बदलने की ताकत थी। अब मैं अपनी डेस्क पर बैठकर बोर नहीं होता था, बल्कि मैं एक जासूस की तरह अपनी कंपनी के हर हिस्से को समझने की कोशिश करता था। एक दिन कैंटीन में समीर भाई मेरे पास आए और बोले, अर्जुन, तुम आजकल बहुत शांत और खुश दिखते हो। क्या बात है? क्या कहीं नई नौकरी पक्की हो गई? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं समीर भाई, नौकरी तो वही है, बस मैंने अपना मालिक बदल दिया है। उन्होंने हैरानी से पूछा, मतलब? मैंने कहा, अब मैं अपने बॉस के लिए नहीं, बल्कि अपने भविष्य के लिए काम कर रहा हूं। मैं यहां वो सीखने आया हूं जो मुझे आगे चलकर खुद का सिस्टम बनाने में मदद करेगा। समीर भाई ने मेरी बात शायद पूरी तरह नहीं समझी, पर उनके चेहरे पर एक पल के लिए सोच की लकीरें उभरी। मुझे लगा कि शायद एक बीज उनके मन में भी बो दिया गया है। आजादी की खुशबू ऐसी ही होती है, वो संक्रामक होती है। उस रात मैंने अपनी डायरी में लिखा, सफलता एक मंजिल नहीं, बल्कि एक मानसिक यात्रा है। मैं आज से एम्प्लॉयज के खाने से अपनी मानसिक विदाई ले रहा हूं। भले ही मेरा शरीर अभी भी वही हो, मेरा सफर अब बी
और आय की तरफ है, जहां पैसा मेरे लिए पसीना बहाएगा। मुझे पता था कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। टैक्स की पेचीदगियां, बाजार के उतार चढ़ाव और लोगों को लीड करने की कला, ये सब मेरे रास्ते की चुनौतियां थी। पर अब मुझे इन चुनौतियों से डर नहीं लगता था। मुझे लगने लगा था कि जिंदगी एक बड़ा सा कैनवास है और मैं अब तक सिर्फ एक कोने में धब्बे लगा रहा था। अब समय था कि मैं अपनी पूरी ताकत और समझ के साथ एक बड़ी और खूबसूरत तस्वीर बनाना शुरू करूं। 2 हफ्ते बीत चुके थे और मेरी डायरी अब सिर्फ खर्चे के हिसाब की किताब नहीं रही थी, बल्कि वो मेरे सपनों का एक ब्लूप्रिंट बनती जा रही थी। रॉबर्ट अंकल ने मुझसे एक बहुत गहरी बात कही थी कि अगर मैं वाकई यानी इन्वेस्टर की दुनिया में कदम रखना चाहता हूं, तो मुझे यह समझना होगा कि मैं अभी किस पायदान पर खड़ा हूं। उस दिन शाम को बारिश हो रही थी और हम उनके बरामदे में बैठे थे। उन्होंने चाय का घूंट लिया और बोले, अर्जुन, क्या तुम्हें पता है कि ज्यादातर लोग निवेश के नाम पर सिर्फ जुआ खेलते हैं? वो इसलिए क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि निवेशक भी अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे बचपन में हम पहले घुटनों के बल चलते हैं, फिर खड़े होते हैं और फिर दौड़ना सीखते हैं, वैसे ही निवेश की दुनिया में भी कुछ लेवल होते हैं। मैंने उत्सुकता से पूछा कि मैं कहां हूं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि पहले तुम ये देखो कि दुनिया किस तरह बंटी हुई है। उन्होंने बताया कि कुछ लोग तो लेवल 0 पर होते हैं, जिनके पास निवेश करने के लिए कुछ होता ही नहीं। वो जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च कर देते हैं। उनके पास अक्सर बहाने होते हैं कि सैलरी कम है या महंगाई बहुत है, पर असलियत में उनके पास फाइनेंशियल डिसिप्लिन की कमी होती है। मुझे अपने कॉलेज के कुछ दोस्त याद आए जो सैलरी आते ही सबसे पहले पार्टी करते थे और महीने के आखिरी 10 दिन उधार मांगते फिरते थे। फिर आते हैं वो लोग जिन्हें रॉबर्ट अंकल ने उधार लेने वाले या लेवल 1 के निवेशक कहा। ये वो लोग हैं जो अपनी सुख सुविधाओं के लिए कर्ज लेते हैं। उनके पास बड़ी गाड़ियां होती हैं, हाथ में सबसे महंगा फोन होता है, पर उनकी हर चीज बैंक की किश्तों पर टिकी होती है। वो अमीर दिखते तो हैं, पर अंदर से खोखले होते हैं। अगर उनकी नौकरी एक महीने के लिए भी चली जाए तो उनका पूरा महल ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। मैंने मन ही मन सोचा कि कहीं न कहीं मैं भी इसी रास्ते पर बढ़ रहा था। वो नई कार लेने का मेरा ख्याल दरअसल मुझे इसी पायदान पर और गहरे धकेलने वाला था। अंकल ने आगे बढ़ते हुए बचत करने वालों की बात की, यानी लेवल 2। ये वो लोग हैं जो हर महीने कुछ पैसे बचाकर बैंक में रखते हैं। ये सुरक्षित तो महसूस करते हैं, पर वो ये नहीं जानते कि महंगाई की दीमक उनकी उस बचत को धीरे धीरे चाट रही है। वो पैसे को सुरक्षित रखने के चक्कर में उसकी बढ़ने की ताकत को ही खत्म कर देते हैं। मेरे पापा इसी श्रेणी में थे। उनके लिए बैंक की एफडी ही दुनिया का सबसे बड़ा निवेश था। अंकल ने कहा, अर्जुन, बचत करना अच्छी बात है, पर बचत को निवेश न बनाना एक बड़ी भूल है। पैसे को तिजोरी में बंद रखना उसे कैद करने जैसा है। उसे आजाद करो ताकि वो काम पर जा सके और पैसे लेकर आए। उनकी बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि मैं किस दिशा में जाना चाहता हूं। फिर उन्होंने स्मार्ट निवेशकों यानी लेवल 3 की बात की। ये वो लोग हैं जो बाजार में पैसा तो लगाते हैं, पर दूसरों के कहने पर। वो खुद कुछ नहीं सीखना चाहते। वो किसी एक्सपर्ट या ब्रोकर को अपना पैसा थमा देते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो उनके लिए जादू कर देगा। जब फायदा होता है तो वो खुश होते हैं, पर जब नुकसान होता है तो वो किस्मत या बाजार को कोसते हैं। असल में वो अपनी जिम्मेदारी किसी और पर डाल देते हैं। रॉबर्ट अंकल ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, अर्जुन, अगर तुम अपना पैसा किसी और के हाथ में देते हो तो तुम अपनी आजादी भी उसे दे रहे हो। तुम्हें खुद समझना होगा कि पैसा कैसे खेलता है। मैंने पूछा कि फिर असली खिलाड़ी कौन है? उन्होंने बताया कि ऊपर के लेवल्स पर वो लोग आते हैं जो लॉन्ग टर्म सोचते हैं। वो एक योजना बनाते हैं और उस पर टिके रहते हैं। वो बाजार के शोर से नहीं डरते क्योंकि उन्हें पता है कि वो क्या कर रहे हैं। और सबसे ऊपर होते हैं
वो कैपिटलिस्ट जो दूसरों के पैसे और समय ओपीएम ऑप्ट का इस्तेमाल करके बड़े सिस्टम खड़ा करते हैं। ये वो लोग हैं जो समस्या को देखते हैं और उसे एक अवसर में बदल देते हैं। वो सिर्फ पैसा नहीं कमाते, वो मूल्य वैल्यू पैदा करते हैं। मुझे समझ आ रहा था कि मेरा सफर अभी शुरू हुआ है। मैं शायद अभी लेवल 2 और लेवल 3 के बीच कहीं झूल रहा था। पर रॉबर्ट अंकल ने मुझे एक बहुत जरूरी चेतावनी दी। उन्होंने कहा, अर्जुन, जैसे जैसे तुम ऊपर बढ़ोगे, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर का बाजार नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर का डर और लालच होगा। जब बाजार गिरता है तो डरपोक लोग भाग जाते हैं, पर एक समझदार निवेशक उसे एक सेल की तरह देखता है। और जब बाजार ऊपर जाता है तो लालची लोग अपनी पूरी जमा पूंजी लगा देते हैं और फंस जाते हैं। तुम्हें अपनी भावनाओं पर काबू पाना सीखना होगा। उस रात जब मैं घर लौटा तो मुझे अपनी सैलरी स्लिप बोझ नहीं लग रही थी। मुझे वो एक सीड मनी यानी बीज की तरह लग रही थी जिसे मुझे सही जगह बोना था। मैंने तय किया कि मैं अब स्मार्ट बनने का ढोंग नहीं करूंगा। मैं अपनी अज्ञानता को स्वीकार करूंगा और सीखना शुरू करूंगा। मैंने निवेश के बारे में कुछ बुनियादी बातें पढ़ना शुरू किया। पीई रेशियो क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे पढ़ते हैं, टैक्स के नियम कैसे काम करते हैं। ये सब पहले मुझे बहुत उबाऊ लगता था, पर अब इसमें मुझे अपनी आजादी की चाबी दिख रही थी। ऑफिस में अब मुझे वो राजनीति और खींचतान परेशान नहीं करती थी। मुझे समझ आ गया था कि मेरे बॉस और सहकर्मी सिर्फ ई और एस क्वाड्रेंट के नियमों के हिसाब से खेल रहे हैं। वो सुरक्षा के लिए लड़ रहे थे और मैं आजादी की तैयारी कर रहा था। एक दिन लंच के समय मैंने समीर भाई को देखा जो एक म्यूचुअल फंड के ग्राफ को देखकर परेशान हो रहे थे। मैंने उनसे बस इतना कहा, भाई, क्या आपने ये देखा कि ये फंड किन कंपनियों में लगा है और उनका बिजनेस मॉडल क्या है? उन्होंने हैरानी से मुझे देखा और कहा, अरे यार, इतना कौन देखता है? एजेंट ने बोला, अच्छा है तो ले लिया। उनकी ये बात सुनकर मुझे रॉबर्ट अंकल का लेवल 3 याद आ गया। समीर भाई अपनी मेहनत की कमाई का कंट्रोल किसी और को दे चुके थे। धीरे धीरे मेरी छोटी छोटी आदतों में बदलाव आने लगा। मैंने फालतू के खर्चों में कटौती की, पर कंजूसी के लिए नहीं, बल्कि अपनी एसेट्स वाली टोकरी को भरने के लिए। मुझे अब वो महंगा फोन या ब्रांडेड कपड़े खरीदने की इच्छा नहीं होती थी। मुझे असली खुशी तब मिलती थी जब मैं अपनी छोटी सी निवेश की राशि को बढ़ते हुए देखता था। ये पैसा सिर्फ अंक नहीं थे, ये वो दिन और घंटे थे जो मैं भविष्य में अपनी मर्जी से जी पाऊंगा। रॉबर्ट अंकल ने मुझे एक दिन अपने ऑफिस बुलाया। वहां दीवारों पर कोई बड़ी डिग्रियां नहीं थी, पर वहां अलमारियों में ढेर सारी किताबें और कुछ कंपनियों के वार्षिक रिपोर्ट भरे हुए थे। उन्होंने कहा, अर्जुन, एक अच्छा इन्वेस्टर एक अच्छा जासूस भी होता है। उसे सतही बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उसे गहराइयों में जाकर सच खोजना चाहिए। और याद रखना, निवेश का मतलब सिर्फ पैसा बनाना नहीं है। इसका मतलब एक ऐसी विरासत छोड़ना है जो तुम्हारे जाने के बाद भी दुनिया को बेहतर बनाए। उनकी इस बात ने मेरा नजरिया बदल दिया। अब तक मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था, मेरी आजादी, मेरी गाड़ी, मेरा घर। पर अब मुझे समझ आया कि बी और आई क्वाड्रेंट के लोग दरअसल समाज को जोड़ते हैं। वो नौकरियां पैदा करते हैं, वो सुविधाओं को बेहतर बनाते हैं, वो अर्थव्यवस्था को गति देते हैं। ये एक बड़ी जिम्मेदारी थी। मुझे अब लगने लगा था कि मैं अपनी नौकरी के अंतिम पड़ाव पर हूं। मैं नौकरी छोड़ने के लिए उतावला नहीं था, पर मैं मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार था। मैंने अपने डर को हरा दिया था। अब अगर कल मेरी कंपनी मुझे निकाल भी देती तो मुझे पता था कि मेरे पास वो फाइनेंशियल आईक्यू है जिससे मैं फिर से खड़ा हो सकता हूं। यह एहसास किसी भी सैलरी से कहीं ज्यादा कीमती था। अंकल ने विदा करते समय मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, अर्जुन, तुम अब उस मोड़ पर हो जहां से पीछे मुड़ना नामुमकिन है। तुमने सच देख लिया है, अब बस धैर्य की जरूरत है। याद रखना,
बांस का पेड़ पहले कई सालों तक जमीन के अंदर अपनी जड़ें मजबूत करता है और फिर अचानक कुछ ही हफ्तों में कई फुट ऊंचा बढ़ जाता है। तुम्हारी ये मेहनत अभी जमीन के अंदर है, पर इसका फल बहुत मीठा होगा। मैं घर की तरफ पैदल ही चल पड़ा। आसमान में बादल छाए थे, पर मेरे मन में साफ धूप खिली थी। मुझे पता था कि आने वाले दिन आसान नहीं होंगे, पर वो रोमांचक जरूर होंगे। मैं अब एक प्यादा नहीं था, मैं इस खेल का एक खिलाड़ी बनने की राह पर था। मेरी आजादी अब सिर्फ एक सपना नहीं, एक हकीकत बनती जा रही थी। वक्त गुजरता गया और धीरे धीरे वो डर जो कभी मेरे सीने पर भारी पत्थर की तरह रखा रहता था, अब धुएं की तरह उड़ चुका था। मुझे याद है वो शाम जब मैंने अपनी पहली छोटी सी संपत्ति यानी एसेट खरीदी थी। वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, बस एक छोटा सा निवेश था जिसने मुझे हर महीने कुछ 100 रुपए कमा कर देने शुरू किए थे। पर उन रुपयों की कीमत मेरे लिए मेरी हजारों की सैलरी से कहीं ज्यादा थी। क्यों? क्योंकि उन चंद रुपयों के लिए मैंने अपना वक्त नहीं बेचा था। वो मेरी मेहनत की नहीं, बल्कि मेरी सोच की कमाई थी। उस दिन मुझे समझ आया कि असली आजादी का स्वाद कैसा होता है। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं थी, ये उस आत्मविश्वास की बात थी कि मैं अब इस खेल के नियमों को समझने लगा हूं। रॉबर्ट अंकल के साथ बिताए उन महीनों ने मुझे एक बात बहुत गहराई से समझा दी थी कि इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो पूरी जिंदगी दूसरों के सपनों को पूरा करने के लिए अपनी मेहनत बेचते हैं, और दूसरे वो जो एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो उनके सपनों को सच करता है। मैंने तय कर लिया था कि मैं अब दूसरी श्रेणी में हूं। ऑफिस में अब मेरा काम करने का तरीका बदल गया था। मैं अब वहां किसी सिक्योरिटीज की तलाश में नहीं था, बल्कि मैं वहां एक स्टूडेंट की तरह था जो हर रोज कुछ नया सीख रहा था। जब मेरे साथी कर्मचारी छंटनी की खबरों से परेशान होते थे, मैं अपनी शांत मुस्कान के साथ अपने भविष्य के ब्लूप्रिंट पर काम कर रहा होता था। मेरा नजरिया अब संकुचित नहीं था, मैं अब उस पार की दुनिया देख पा रहा था। एक दिन मैं रॉबर्ट अंकल के पास विदाई के लिए गया, क्योंकि मेरा ट्रांसफर दूसरे शहर हो गया था। वो अपने उसी पुराने अंदाज में अपने घर की लाइब्रेरी में बैठे थे। उन्होंने मुझे देखा और बोले, अर्जुन, तुम अब तैयार हो। तुमने उस सबसे मुश्किल चीज पर काबू पा लिया है जिस पर लोग पूरी उम्र नहीं पा पाते। वो है तुम्हारा अपना डर। मैंने उनसे पूछा कि क्या अब मुझे कभी असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा? वो हंसे और बोले, असफलता तो इस सफर का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। जो गिरता नहीं, वो कभी चलना नहीं सीखता। बस याद रखना कि जब भी तुम गिरो तो हार मानकर बैठ मत जाना। अपनी गलतियों को देखो, उनसे सीखो और फिर से खड़े हो जाओ। एक असली निवेशक वही है जो निराशा को शक्ति में बदलना जानता है। उन्होंने मुझे बताया कि अब मुझे 7 छोटे कदम उठाने हैं। पहला कदम था कि मैं अपने खुद के बिजनेस पर ध्यान दूं, यानी अपनी एसेट कॉलम को बढ़ाना शुरू करूं। दूसरा था कि मैं अपने कैश फ्लो को कंट्रोल करूं। हम अक्सर अपनी आमदनी बढ़ते ही अपने खर्चे बढ़ा देते हैं, पर एक समझदार इंसान वही है जो अपनी लायबिलिटीज को कम रखे और एसेट्स को बढ़ाए। तीसरा कदम था जोखिम और जोखिम भरे काम के बीच के फर्क को समझना। निवेश करना जोखिम भरा नहीं है, पर बिना जानकारी के निवेश करना जरूर खतरनाक है। चौथा कदम था कि मैं तय करूं कि मैं किस तरह का निवेशक बनना चाहता हूं। क्या मैं सिर्फ भीड़ के पीछे भागना चाहता हूं, या मैं अपना खुद का रास्ता बनाना चाहता हूं? पांचवा कदम था एक गुरु या मेंटर की तलाश करना। उन्होंने कहा कि कभी भी ऐसे इंसान से सलाह मत लेना जो खुद उस रास्ते पर न चला हो। अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर के पास जाओ, वैसे ही अगर तुम्हें अमीर बनना है तो उस इंसान से सीखो जिसने खुद अपनी संपत्ति बनाई है। छठा कदम था अपनी निराशा को अपनी ताकत बनाना। जब चीजें आपके हिसाब से न चले तो दुखी होने के बजाय ये सोचे कि यहां क्या सीखने को मिल रहा है। और सातवां और सबसे आखिरी कदम था खुद पर विश्वास रखना। दुनिया तुम्हें डराएगी, तुम्हारे अपने लोग तुम्हें रोकेंगे,
पर तुम्हें अपनी उस आवाज पर भरोसा करना होगा जो तुम्हें आजादी की ओर बुला रही है। उस रात जब मैं अपनी पैकिंग कर रहा था, मुझे वो पुरानी फाइल मिली जिसमें मैंने अपनी पहली जॉब का ऑफर लेटर रखा था। उस दिन मैं कितना खुश था, पर आज मुझे समझ आया कि वो खुशी एक पिंजरे में मिलने वाले दाने जैसी थी। आज मेरे पास कोई नया ऑफर लेटर नहीं था, पर मेरे पास एक विजन था। मुझे पता था कि अगले 5 सालों में मैं कहां पहुंचने वाला हूं। मेरा सफर अब एम्प्लॉयज के खाने से पूरी तरह बाहर निकल चुका था। मैंने अपने बिस्तर के पास रखे उस छोटे से पौधे को देखा जिसे रॉबर्ट अंकल ने मुझे दिया था। उन्होंने कहा था कि जैसे ये पौधा धीरे धीरे बढ़ता है, वैसे ही तुम्हारी आर्थिक आजादी भी समय लेगी। बस इसे धैर्य के साथ सींचते रहना। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए मुझे एहसास हुआ कि हम सब अपनी जिंदगी में किसी न किसी सुरक्षित किनारे को पकड़े बैठे हैं। हमें लगता है कि अगर हमने ये किनारा छोड़ दिया तो हम डूब जाएंगे, पर असलियत तो ये है कि जब तक हम उस किनारे को नहीं छोड़ते, हम कभी समंदर की लहरों पर तैरना नहीं सीख पाते। मुझे अब लहरों से डर नहीं लगता था। मुझे पता था कि मेरे पास वो नक्शा है जो मुझे सही दिशा में ले जाएगा। मेरी बातचीत अब सैलरी और इंक्रीमेंट से हटकर सिस्टम और रिटर्न पर आ गई थी। मैंने महसूस किया कि मेरे सोचने का ढंग ही मेरा सबसे बड़ा एसेट बन चुका है। जिंदगी अब मुझे एक बोझ नहीं, बल्कि एक रोमांचक खेल की तरह लगने लगी थी। मुझे पता था कि कल सुबह फिर वही ऑफिस होगा, वही काम होगा, पर मैं अब वो अर्जुन नहीं था। मैं अब एक खिलाड़ी था जो अपने भविष्य की बिसात बिछा रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद की और उस शांति को महसूस किया जो सिर्फ तब आती है जब आप अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथों में ले लेते हैं। कोई हड़बड़ाहट नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी, बस एक गहरी स्पष्टता थी। अक्सर हम दुनिया को वैसा ही देखते हैं जैसे हमें दिखाया जाता है, पर सच तो वो है जो हम खुद अनुभव करते हैं। आज मैं अपनी उस पुरानी सोच को पीछे छोड़ आया हूं जहां पैसा ही सब कुछ था। अब मेरे लिए पैसा सिर्फ एक साधन है, मंजिल तो वो आजादी है जहां मैं अपना हर पल अपनी शर्तों पर जी सकूं। और यकीन मानिए, उस मंजिल की ओर बढ़ाया गया हर छोटा कदम अपने आप में एक जीत है। सूरज की पहली किरण जब मेरे चेहरे पर पड़ी तो मुझे रॉबर्ट अंकल की वो मुस्कुराहट याद आई। उन्होंने कहा था कि जब तुम इस रास्ते पर चलोगे तो तुम अकेले नहीं होगे, तुम्हारे जैसे कई और मुसाफिर तुम्हें मिलेंगे। और आज मैं देख पा रहा हूं कि ये दुनिया संभावनाओं से भरी हुई है। बस जरूरत है तो अपनी नजरों से वो पट्टी हटाने की जो हमें सिर्फ एक ही दिशा में देखना सिखाती है। आप सुन रहे थे माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक, जहां आज हमने सीखा कि कैसे अपनी वित्तीय सोच को बदलकर हम एक नई दुनिया का दरवाजा खोल सकते हैं। अर्जुन की कहानी शायद यही खत्म हो रही हो, पर आपकी कहानी की शुरुआत आज इसी पल से हो सकती है। याद रखिए, आपकी असली संपत्ति आपका बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि आपकी वो शिक्षा है जो आपको आजाद होना सिखाती है। अपने मन की उस आवाज को सुनिए, अपने डर को गले लगाइए और निकल पड़िए उस सफर पर जो आपको आपकी असलियत से मिलाएगा। शांत रहिए, सीखते रहिए और अपनी आजादी की ओर बढ़ते रहिए।